हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागे हैं। इसके अलावा कई ड्रोन्स को भी देश पर अटैक करने के लिए भेजा है। हाल ही में इजराइल ने कहा था कि उसने मंगलवार को रेड सी पर कुछ हवाई टारगेट्स को तबाह किया है। जबालिया, जलता जबालिया, जल गया जबालिया कैंप। हमला किया गया है, हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा। गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, वो गाजा के आसमान पे जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया। और आपको हम जबालिया दिखाते हैं, यहाँ से सामने में जो शहर दिख रहा है आपको, वो जबालिया है। 15 मिनट से लगातार हमले हो रहे हैं और आवाज हमें लगातार आ रही है। और जैसे जैसे हमला रुकता है, जो पूरा शहर है वो हमें दिखने लगता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। אנו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה. ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון. जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है। रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसलिए कि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसलिए छिपे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। नतीजा सामने है। जबालिया अपने भाग्य पर आठों पहर आंसू बहा रहा है। जबालिया क्षेत्र में कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की सेना को सूचना थी कि वहां हमास का कमांडर छिपा बैठा है, इसीलिए शरणार्थी शिविर पर ही इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन हमास का दावा है कि न तो वहां उनका कोई लड़ाका था और न किसी कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कौन था हमास का वो कमांडर? 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले का प्लान रचने में शामिल था। हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी का क्या था बैकग्राउंड? इजराइल का टारगेट नंबर 5 क्यों था इब्राहिम बियारी? इब्राहिम बियारी मारा भी गया या जिंदा है जैसा कि हमास का दावा है? इजरायली सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं। סינואר וכל בכירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צה"ל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. जबालिया कैंप पर हुए हमले में अल जजीरा के एक इंजीनियर के परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना ने किसी आतंकी को मारने के लिए नहीं बल्कि सिविलियन को सीधा निशाना बनाया ताकि लोग जगह छोड़कर भागे और वहां इजरायली सेना का कब्जा हो जाए। जाहिर तौर पर इजराइल इस वक्त जिन ठिकानों को जलाकर खाक कर देता है वहां इजरायली झंडा फहराया जाता है। सवाल है, क्या सिर्फ हमास के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को मारने के लिए इजराइल ने शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया?
इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक हमास का शीर्ष कमांडर अल बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमला करने वालों में से एक था। इब्राहिम अल बयारी गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर में तैनात सेंट्रल हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर था। इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हमले के बाद से गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इब्राहिम अल बयारी 2004 के अल दूद बंदरगाह पर हुए हमले में हमास के आतंकियों को भेजने में भी शामिल था। इस हमले में इजराइल के 13 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। लड़ाकू विमानों ने हमास के शरणार्थी शिविर में हमला किया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। इस दौरान सेना ने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को भी मार गिराया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक इस दौरान जबालिया के निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया है। इजराइल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब एक बच्ची प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए उत्साहित नजर आई। और बच्ची की ये मुराद तब पूरी हो जाती है जब लाखों की भीड़ में प्रधानमंत्री की नजर आकांक्षा पर पड़ती है। फिर क्या था? पीएम मोदी ने पहले तो मासूम बच्ची की तारीफ की और फिर पेंटिंग पर अपना पता लिखकर उन्हें देने की बात कही। मोदी अंकल से मिलने की ललक, प्रधानमंत्री की झलक और हाथों में पेंटिंग इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री बच्चों के दिलों पर राज करते हैं, कैसे बच्चों के लिए लोकप्रिय हैं। दरअसल पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के कंकौर में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक बच्ची काफी देर से पीएम की पेंटिंग को लहरा रही थी। मंच पर भाषण देते हुए जब उनकी नजर बच्ची पर गई तो पीएम ने भाषण बीच में रोक दिया। उन्होंने ऐसे अंदाज में बच्ची को समझाया कि जनता मोदी मोदी करने लगी। मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। बच्ची के हाथ में अपनी तस्वीर देखकर पीएम मोदी खुद को मुस्कुराए बिना रोक नहीं सके और कहा, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी तुम थक जाओगी, कब से खड़ी हो। उन्होंने पुलिस के जवानों से कहा अगर वो तस्वीर देना चाहती है तो उससे ले लीजिए। इसके बाद उन्होंने लड़की को पेंटिंग के लिए थैंक यू कहा। बाद में उन्होंने कहा कि पेंटिंग के पीछे अपना पता लिख देना, मैं तुमको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। चुनावी राज्यों में पीएम मोदी की रैली के बीच ये तस्वीर मोदी के व्यक्तित्व और देश के नेतृत्व दोनों की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी खुद इस मासूम की तरफ आकर्षित हो गए, वो सारी कहानी बताने के लिए काफी है। पेंटिंग बनाना इसलिए मन में आया क्योंकि मुझे पता चला नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज उनके लिए बनाना चाहिए। मोदी जी आपका पेंटिंग देखे मन से, कैसे लगा, क्या बोले? वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि आप हाथ नीचे कर सकते हैं। मैंने आपका पोस्टर देखी है और बहुत अच्छे। मैं आप उस पे एड्रेस लिख दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा चिट्ठी। लेटर लिखने की बात कही है मोदी जी ने, तो क्या लेटर का इंतजार रहेगा? बहुत रहेगा जी।
क्या उम्मीद है बच्चे, और आप तो स्कूल में, आप तो मोदी जी ने आपको पूछा है तो बहुत नाम भी होगा। हाँ होगा, मुझे बहुत प्राउड भी फील। जिस तरह बच्ची ने पीएम मोदी को तस्वीर भेंट की और प्रधानमंत्री ने लाखों की भीड़ में उस बच्ची की तारीफ की, अब इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है, क्योंकि बच्चों के प्रति मोदी का प्रेम जग जाहिर है और ये लेटेस्ट तस्वीर इस बात की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदसौर के मल्हारगढ़ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। जगदीश देवड़ा चुनावी अभियान में जुटे हैं और न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। में चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मंदसौर में हैं और हमारे साथ मौजूद है मल्हारगढ़ से विधायक और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, स्वागत है आपका सुधीर जी। चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत जोरों पर, क्या देख रहे हैं क्षेत्र में स्थिति? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं। और गांव-गांव, गली-गली जाकर के हम जनता के बीच में जो काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उनको हम जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, हम उन सब कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास को लेकर के हम जा रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को अगर कोई पूरा करने का काम अगर कोई राजनीतिक दल कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती आप कांग्रेस को देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो सरकार बनाने के पहले जो उन लोगों ने वादे किए थे, वचन पत्र जो दिया था, वचन पत्र में बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने जो कहा था, किसानों को जो गुमराह किया कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, और नौजवानों को कहा था कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, महिलाओं को कहा था कि हम समूह माफ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तीनों में से कोई एक काम भी उन्होंने पूरा किया हो। और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मेरे विधानसभा क्षेत्र पीपल्या मंडी में आए थे और उन्होंने सभा में ये कहा था कि अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर 10 तक गिनती गिनने के बाद अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहे, न तो वो मुख्यमंत्री हटा पाए, लेकिन यह जरूर है कि बाकी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री तो वो हट गए और शिवराज सिंह जी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सौदेबाजी करके हमें हटा दिया। नहीं ना, वो कुछ भी कहे, लेकिन अभी जनता के बीच में वो क्या कहेंगे? जनता पूछना चाहती है कि आपने वादे किए थे, उनको पूरा किया है क्या? अगर पूरा किया है तो बताओ जनता के सामने। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक के सामने आपको सेवक लोगों को बताना चाहिए, जिन लोगों ने आपको बिठाया, सरकार में बिठाया, खजाने की चाबी दी आपको, तो आप बताओ जनता को कि हमने क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी बता रही है, जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमने ये बताया कि हमने मध्य प्रदेश में कितनी सड़कें बनाई, हमने सिंचाई योजनाएं कितनी बनाई, नर्मदा का पानी, चंबल का पानी, हमने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने कितने स्कूल बनाए, सीएम राइज स्कूल बनाए। तो इस प्रकार हमने जो तालाब, स्टाफ डैम, अन्य कई हमने जो डेवलपमेंट किए हैं, उनको लेकर के हम जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली और आशीर्वाद लिया। हमने ये कहकर के आशीर्वाद लिया कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई, गांव की गलियों को हमने कीचड़ मुक्त किया, एक एक गली को कीचड़ मुक्त किया। ये सारे काम गरीब लोगों के लिए हमने योजनाएं बनाई,
जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई है वो बड़ी योजनाएं बनाई। अब आपको मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री कन्यादान में लाखों बेटियों के विवाह करवा दिए, संबल योजना में कई लोगों को लाभ मिला, मुख्यमंत्री लाडली बहना का जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि वो उनको उनके पांव पर खड़े होने के लिए 1250 रुपये क्लिक करके उनके खाते में पैसे जमा किए। वो कम से कम परिवार पर मोहताज नहीं रहे। वो कभी बच्चों के साथ कुछ करना चाहे तो वो आराम से कर सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार जगदीश देवड़ा जी, जिनका दावा है कि इस बार हम भारी भरकम वोटों से फिर से जीत हासिल करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। और मंदसौर जो है मालवा का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासतौर से किसानों की जब बात करें तो मंदसौर का अहमियत बढ़ जाती है। उसके घटना को लेकर देवड़ा जी ये कहते हैं कि हम आग लगाने वाले नहीं, हम बाग लगाने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इनके कामों को लेकर बाग में क्या खिलता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ में की गई एक बड़ी कार्रवाई। लगातार महादेव ऐप पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। महादेव ऐप से संबंधित आरोपियों के पास से जब्त किया गया है 3 करोड़ 12 लाख रुपए। सूत्रों के मुताबिक यूएई से ये करोड़ों रुपया भेजा गया था और यूएई से भेजे गए इन करोड़ों रुपयों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कुछ राजनेता और उससे जुड़े लोग रडार पर भी आ गए हैं। कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी रडार पर आ गए हैं। जांच एजेंसी के द्वारा जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, लगातार सक्रियता ईडी की जो है छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां भी देख रहे हैं। एक और बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान में 3 करोड़ 12 लाख रुपया को जब्त किया गया है और ये एक जो नकदी है एक कार से बरामद किया गया है। और इस मामले में ये जानकारी मिली है ये पैसा विदेश से आया था, यूएई के माध्यम से मंगवाया गया था। और समझा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने हैं और तमाम इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियां वहां पर सक्रिय है, लेकिन इन पैसों के बारे में ये पता चला है कि इन पैसों का प्रयोग चुनाव के लिए करना था। और इस मामले पर एक राजनीतिक दल और इसके साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़े हुए कई लोग जो हैं, जो कई नेता जो है वो भी उसका कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। और इसके साथ ही इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा इस मामले में तफ्तीश का दायरा को आगे बढ़ाया जा रहा है और समझा जा सकता है कि इस मामले पर जल्द ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। कुछ लेकिन ईडी के द्वारा दिए जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सीधे हमलावर है और ऐसे में कुछ राजनेता और उससे जुड़े लोग अगर रडार पर आए हैं तो क्या इससे जोड़कर इसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उस राजनीतिक दल का नाम और जो नेता है जो रडार पर आए हैं, फिलहाल उनके नाम लेना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी इस वक्त में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। और निश्चित तौर पर इस मामले पे कल सुबह तक जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर घोषणा भी की जा सकती है कि आखिर वो नेता कौन है जिसने पैसे मंगवाए, किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है और किस तरह से एक विदेशी फंड को मंगवाया गया है, वो भी गलत रास्ते से, गलत रूट के माध्यम से बाकायदा इस पैसे को मंगवाया गया है। तो इस मामले में कल जो है सुबह तक इस मामले में औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी के द्वारा घोषणा की जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।